गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी फिर वापस से जो है वो हिंदी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो के बाद इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको कि ये सभी जो प्रश्न है वो बिहार बोर्ड के द्वारा किसी न किसी साल में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ाई करें, लिखें, इसको नोट्स बनाएं और जो भी आपको दिखते होंगी आगे वाले वीडियो में जो है वो समझाया जाएगा। तो आज जो प्रश्न है हम शुरू कर रहे हैं कि नागर लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी कह सकते हैं कि नागर लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी। तो कहते हैं कि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागर लिपि को पूरे देश में व्यापक देखते हैं और उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। यानी कह सकते हैं कि एक समय का पीरियड दिया हुआ है कि ईसा की 8वीं से लेकर के 11वीं सदी तक हम नागर लिपि को पूरे भारत में या पूरे देश में जो है वो व्यापक रूप से देखे हैं। तो इस समय काल में आप कह सकते हो कि जो नागर लिपि है वो सार्वदेशिक लिपि रही थी या सार्वदेशिक लिपि के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। आगे है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, कि देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं हिंदी का, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी यानी कि देवों से जुड़ा हुआ नगर या लिपि, तो उसके वजह से देवनागरी इसका नाम पड़ा था। तो कहते हैं कि करीब 2 सदी पहले, यानी कह सकते हैं कि करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि को टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। यानी कह सकते हैं कि लगभग 2 सदी पहले यानी कि 200 साल पहले देवनागरी लिपि में टाइप बनने लगे, टाइप होने लगे और तब जाकर के इस लिपि के अक्षरों में जो है वो स्थिरता प्रदान हुई थी। आगे है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था और लेखक की छोटी लड़की ने ही एक दिन अचानक लेखक से पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस लेखक जिस पाठ के लेखक रहे हैं उनकी अपनी छोटी पुत्री ने ही उनसे एक दिन पूछ दिया था अचानक से कि नाखून आदमी जो है या इंसान जो है उसका नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस एक प्रश्न को लेकर के ही कि उनके माध्यम से, कि उनकी छोटी लड़की के माध्यम से लेखक के सामने ये प्रश्न उठा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो कहते हैं कि मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत है या प्रयासरत रहा है। यानी कह सकते हैं कि इंसान हमेशा से ये कोशिश करते रहा है कि मैं सभ्य बनूं या सभ्य रहूं। प्रारंभिक काल में यानी कि इंसानों के जब प्रारंभिक काल थे तब मानव और पशुओं एक समान थे, कि तब मानव और पशु बिल्कुल एक समान थे, नाखून ही उनका अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेजी से होती गई मनुष्य पशुओं से भिन्न होता गया और उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति में नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को बदलता गया और जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। अतः पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों का मनुष्य काट देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्रारंभिक काल था इंसानों का तो इंसान की मन में हमेशा से जिज्ञासा रही है कि हम एक सभ्य समाज या सभ्य दिखे। तो जब प्रारंभिक समय था या प्रारंभिक काल था तब तो मनुष्य या मानव और जानवरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों के अस्त्र जो थे वो क्या थे? नाखून थे। अपने लिए नाखून का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, सभ्यता और संस्कृति आती गई, वैसे वैसे वो अपनी पुरानी जीवन शैली को बदलते गए। और जब बदलते गए
तो वो नाखून को आज जो नाखून पहले अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होता था, आज उसे सौंदर्य के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और मनुष्य पशुओं से भिन्न दिखने के लिए नाखूनों को क्या करते हैं, बढ़ने के बाद काट देते हैं। कहते लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है, यानी कह सकते हैं कि इस पे आप तर्क दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं कि लेखक ने जो नाखून को अस्त्र से तुलना किया है या कहा है कि जो मनुष्यों के नाखून है वो उनके अस्त्र के रूप में काम करते हैं, तो ये कहाँ तक तर्क संगत है। चलिए हम बात बताते हैं। कहते हैं कि कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसने नाखून जरूरत थी, यानी उस समय उसे नाखून की जरूरत थी, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की जरूरत, नख मतलब कि नाखून कि नख की जरूरत अधिक थी और उन दिनों नाखून आवश्यक अंग हुआ करता था, वही उसके अस्त्र थे। अब मनुष्य समय अनुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तन कर लिया है, अतः नाखून को प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त और तर्कसंगत है। यानी आप कह सकते हैं कि वर्तमान समाज की दृष्टि से तो आप नहीं कह सकते हैं कि मनुष्यों का नाखून उनके अस्त्र के रूप में इस्तेमाल है, लेकिन जब प्राचीन समय या लाखों वर्ष पहले जब इंसान जंगली हुआ करता था या आदि मानव के रूप में हुआ करते थे, तो उस काल में मनुष्य का सबसे बड़ा औजार उनकी अपनी नख या नाखून ही हुआ करती थी, क्योंकि वो उनके लिए एक अभिन्न अंग था, एक आवश्यक अंग था और वो उसे अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज समय अनुसार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब उस समय अनुसार है तो आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय के लिए, कि मनुष्यों के प्राचीनतम समय के लिए नाखून को अस्त्र के रूप में कहना एक तर्कसंगत और उपयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि वर्तमान परिदृश्य को नहीं देख करके बट जो भूतकाल में रहे हैं, तो उस दृष्टि से देखते हुए नाखून जो है वो एक अस्त्र के रूप में काम की है। आगे धर्म की दृष्टि से भारत को क्या महत्व है, यानी कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो कहता है कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है, या आप यह भी कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता प्राचीनतम में से एक रही है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है और भारत वैदिक धर्म की भूमि है। वैदिक धर्म जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, और बौद्ध धर्म की यह शरण स्थली भी है, और यहाँ तक कि बौद्ध, जैन, सिख तो कुछ और जो धर्म है उसकी ये शरण स्थली या जन्म स्थली भी रही है। इस तरह से यानी कह सकते हैं कि इन सभी वाक्यों को देख करके भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश रहा है। और रहा नहीं है, बिल्कुल है, भी आप कह सकते हैं कि भारत प्राचीनतम समय से आधुनिकतम समय तक धार्मिक दृष्टि से या धर्म के दृष्टि से हमेशा से पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला या एक आलोकित करने वाला देश मौजूद रहा है। क्योंकि भारत में सिर्फ वैदिक संस्कृति नहीं, वैदिक सभ्यता नहीं, या सनातन या हिंदू धर्म नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई धर्मों का उदय यहीं पे हुआ है और वो इसी धरती से पूरे विश्व में फैले हैं। आगे है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि से कह सकते हैं कि इस पाठ के जो लेखक हैं उनकी दृष्टि से उन्होंने कहा है कि अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो वो भारत के गांवों में हो सकता है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को सच्चे भारत का दर्शन करना है या वह भारत जो हमारा वास्तविक में भारत है तो वो गांवों में हो सकता है, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत आज भी निहित या समाहित है और भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा होता है और गांव के लोगों में सहयोग की भावना होती है। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है। यानी आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप ग्रामीण भारत में जाइए, गांवों की ओर जाइए, क्योंकि गांवों में आज भी लोगों में जो है वो राष्ट्र संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति जो है वो भावना निहित होती है और उनमें सिर्फ अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति नहीं बल्कि आज भी सच्चाई, प्रेम, करुणा और सहयोग और यहाँ तक कि इन सभी की भावनाएं जो है वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों में पाई जाती है।
तो इस प्रकार से कवि की दृष्टि से या लेखक की दृष्टि से आपको सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। कहता है वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है? कहा गया है कि वेदांतियों का भी वेदांती, कि जो वेद है उसके उच्चारण करने वाले वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? कहते हैं कि वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा गया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। यानी कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में, जो हमारे भारत के एक महानतम सनातन धर्म के प्रचारक या भाषणकर्ता व्यक्ति या वक्ताओं में से प्रसिद्ध रहे हैं, तो उनकी दृष्टि में मैक्स मुलर को उन्होंने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था।